प्यारे बच्चों, क्लास 12 इतिहास विषय चैप्टर 13 से महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर इतिहास के पीजीटी शिक्षक प्रणव प्रियदर्शी द्वारा तैयार किया गया है, जो आपके लिए प्री बोर्ड और फाइनल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर से कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता था, उन्होंने इसमें कंप्लीट किया है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें पहला आपका क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो 1915 में। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? 1905 में। काला कानून किसे कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट को। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को, और कहीं कहीं 4 फरवरी 1922 भी रहता है। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? तो बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1920। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942 को। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका कथन है? तो सुभाष चंद्र बोस। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो चित्तरंजन दास। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो पोस्ट डेटेड चेक कहा महात्मा गांधी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? महात्मा गांधी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931। दांडी यात्रा किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दांडी यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। दांडी यात्रा कब से और कहां से शुरू किया गया? तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया। महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया? तो महात्मा गांधी ने नमक कानून 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को भंग किया। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। ये सब भी हिट क्वेश्चन है बच्चों, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पास किया गया? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पास किया गया। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ से है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण और प्रभाव बताएं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण में सटीक उत्तर दिया गया है, ज्यादा नहीं इसमें आया लिखा गया है। तो इसमें पॉइंट बाय पॉइंट है। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की असफलता से यह बात स्पष्ट हो गई कि भारतीयों को अंग्रेज किसी भी प्रकार से शासन का अधिकार देना नहीं चाहता था। दूसरा पॉइंट है, 8 अगस्त मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव दिया। तीसरा है, आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा जनता को दिया। 8 अगस्त 1942 को समस्त शीर्ष नेता को 0 आवर के तहत गिरफ्तार कर लिए गए। आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 से हुई। कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया तथा सभाओं और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव तो पॉइंट बाय पॉइंट बनाया गया है। सरकार की दमनकारी कार्यवाही से जनता नाराज हो उठी। भारतीय जनता पूरी तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई थी। दूसरा है, हड़ताल, प्रदर्शन, तोड़फोड़ और हिंसा की अनेकों घटनाएं हुई। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। रेलवे स्टेशन, थाने, डाकघर जला दिए गए। रेल की पटरियां उखाड़कर, पुल क्षतिग्रस्त कर आवागमन के सारे मार्ग बंद कर दिए गए।
तीसरा पॉइंट है किसानों, मजदूरों, छात्रों, स्त्रियों आदि समाज के सभी वर्गों के विशाल जनसमूह ने इस आंदोलन में भाग लेकर इसे जन आंदोलन बनाया। चौथा पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ब्रिटिश शासन को यह एहसास हो गया कि भारत को और अधिक दिनों तक अपने अधीन नहीं रखा जा सकता है। छठा पॉइंट है विश्व स्तर में भी भारतीय जनता के गहरे असंतोष एवं दमनकारी कार्रवाई की जानकारी मिल गई। फलतः उन्होंने भी ब्रिटिश सरकार पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। दूसरा क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के बारे में क्या जानते हैं, वर्णन करें। तो अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरोध में गांधी जी ने अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। 1920 ईस्वी के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन तथा नागपुर अधिवेशन में गांधी जी की घोषणा का कांग्रेस ने समर्थन किया। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम तो उपाधियों और अवैतनिक पदों का बहिष्कार, सरकारी सभाओं का बहिष्कार, स्वदेश का प्रयोग, सरकारी स्कूलों व कॉलेजों का परित्याग, वकीलों द्वारा सरकारी न्यायालय का परित्याग, राष्ट्रीय न्यायालयों की स्थापना, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, अस्पृश्यता की समाप्ति। गांधी जी तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा उपाधियों के परित्याग से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने विधानमंडल के चुनाव का बहिष्कार किया। स्वदेशी शिक्षण संस्था स्थापित किए गए, जैसे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया आदि। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ शहरी मध्य वर्ग के हिस्सेदारी से प्रारंभ हुआ। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। देश में खादी का प्रचलन और उत्पादन बढ़ा। सरकार ने इस आंदोलन को सख्ती से दबाया। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा नामक स्थान ने आंदोलनकारियों और पुलिस में झड़प हो गई, जिससे 22 पुलिस वाले मारे गए। इस घटना से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अंततः 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति कर दी गई। असहयोग आंदोलन के प्रभाव तो आंदोलन ने राष्ट्रीय भावना का विकास किया, अंग्रेजों के प्रति विरोध का वातावरण बनाया। फिर स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल में वृद्धि हुई और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। देशी शिक्षण संस्थाओं का विकास हुआ। फिर कांग्रेसी पार्टी भी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में बदलाव किया। तीसरा पॉइंट है दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखें। तो ब्रिटिश सरकार ने नमक कानून लाकर भारतीयों को आक्रोशित किया। गांधी जी ने सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से दांडी यात्रा, जो 1929 से 1934 के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधीवादी प्रतिरोध का एक रूप था। सविनय अवज्ञा से गांधी जी का अभिप्राय ब्रिटिश कानूनों का विनम्रतापूर्वक उनके आदेशों की नकार देना था। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ दांडी के समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत देश के विभिन्न भागों में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। सरकारी नमक के कारखानों के सामने प्रदर्शन किया गया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। किसानों ने लगान चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे तथा ग्रामीण लोग आरक्षित वनों में घुसकर वन कानूनों का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार दांडी मार्च से शुरू हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। चौथा पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का वर्णन करें। तो गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। इसके लिए उनके द्वारा निम्नलिखित रणनीतियां अपनाई गई। पहला, गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा कायर का कवच नहीं है, अपितु यह बहादुरी का उत्तम गुण है। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा का सफल प्रयोग किया। दूसरा, सत्याग्रह का प्रयोग सत्य के प्रश्न पर संघर्ष करने की रणनीति सत्याग्रह है। सत्याग्रह के सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने चंपारण और खेड़ा में किसानों की दशा में सुधार हेतु आंदोलन करके किया। हड़ताल का सफल प्रयोग गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों के संघर्ष में हड़ताल का सफल प्रयोग किया, जिसके फलस्वरूप मजदूरों के वेतन में 35% की वृद्धि हुई। असहयोग आंदोलन की रणनीति में प्रत्येक स्तर पर सरकार का विरोध एवं बहिष्कार करना था। गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए,
जिसे जनता ने बढ़ चढ़कर पूर्ण उत्साह से भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन सरकार के कानून को विनम्रतापूर्वक मानने से मना करना था। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने नमक कानून को भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। छठा पॉइंट है स्वदेशी और बहिष्कार। उन्होंने स्वदेशी को अपनाया तथा स्वयं चरखा चलाया तथा खादी वस्त्र पहने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। संघर्ष की रणनीति। जन आंदोलन को और अधिक व्यापक तथा नियंत्रित करने के लिए गांधी जी ने संघर्ष की रणनीति का आविष्कार किया। जब सक्रिय संघर्ष नहीं चल रहा हो तब रचनात्मक कार्य द्वारा लोगों को आंदोलन से जोड़े रखना, जैसे हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का प्रयास, छुआछूत के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी सुनिश्चित करना, देसी हस्तशिल्प को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना। इस प्रकार गांधी जी ने सभी वर्गों के लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल कर स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का भारत में पहला प्रयोग चंपारण सत्याग्रह था, जिसमें उन्हें सफलता मिली। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में 3 कठिया प्रथा प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी 3/20 भाग भूमि में नील की खेती करनी पड़ती थी तथा उसे अंग्रेजों द्वारा निर्धारित सस्ते दामों पर बेचना पड़ता था। चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। गांधी जी ने चंपारण जाकर किसानों की दुर्दशा देखी। सरकार ने उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया तथा सत्याग्रह के लिए तैयार हो गए। सरकार ने किसानों की दशा में सुधार हेतु एक जांच समिति बनाई तथा उसमें गांधी जी को भी शामिल किया। जांच समिति की रिपोर्ट पर किसानों के पक्ष में सरकार द्वारा कदम उठाए गए। खेड़ा सत्याग्रह। तो 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में खराब फसल के बावजूद किसानों से लगान के मांग की गई। इससे किसानों में व्यापक आक्रोश उत्पन्न हुई। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहायता से किसानों के दुख को दूर किया। अंततः सरकार ने सिर्फ उन्हीं किसानों से राजस्व की मांग की जो इसे देने में सक्षम थे। इन दोनों सत्याग्रहों में गांधी जी को व्यापक सफलता मिली। वे भारत के विभिन्न भागों की परिस्थितियों से अवगत हुए तथा उन्हें लगा कि भारत में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जो है चैप्टर 13 से प्रणव प्रियदर्शी पीजीटी इतिहास के शिक्षक हैं, उनके द्वारा ये तैयार किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।